अभी हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इस टॉपिक के अंदर दो मेन टाइप के फंक्शन होता है। एक होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, दूसरा होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में पीएमएफ भी कहा जाता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को शॉर्ट फॉर्म में पीडीएफ भी कहा जाता है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के साथ जो रैंडम वेरिएबल आता है उसे कहा जाता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के साथ जो रैंडम वेरिएबल आता है उसे कहा जाता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कैसे पहचानते हैं? देखो, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल यानी कि ऐसा रैंडम वेरिएबल जो कि आप लोग नंबर में काउंट कर सकते हो, अपने उंगलियों से गिन सकते हो, या फिर नंबर में जितने भी काउंट कर सकते हो उतने, उसे कहा जाएगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। वो इन्फिनिट भी हो सकता है, यानी ये उसे कहा जाएगा काउंटेबली इन्फिनिट, यानी कि नंबर ऑफ स्टार्स प्रेजेंट इन अ स्काई। आप लोग गिन तो नहीं सकते हो, लेकिन जितने आपके सामने दिखते हैं आप लोग उससे तो काउंट कर सकते हो। सपोज किसी ने ऐसे ही काउंट कर लिया तो 5000 तक नंबर आया, या किसी ने काउंट कर लिया तो 700 तक नंबर आया। इस तरीके से जो भी आप लोग नंबर पे काउंट कर सकते हो उसे कहा जाता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ठीक है, ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है क्लियर हुआ होगा। और ये कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जिसे आप लोग काउंट नहीं कर सकते हो, जिसे जब आप लोग मेजर कर सकते हो उसे कहा जाता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। क्या कहा इसके बारे में? कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के बारे में, उसे आप लोग काउंट नहीं कर सकते हो लेकिन किसी मशीन से मेजर कर सकते हो, उसे कहा जाता है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। इसके अंदर एग्जांपल आता है टाइम का। टाइम को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, लेकिन बाय वॉच घड़ी से उसका हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हैं कि कितना टाइम हुआ है। ठीक है, जैसे कि वेट, वेट हम लोग नंबर में काउंट नहीं कर सकते, वेट मशीन से डायरेक्टली हम लोग मेजर करके बताते थे कि इस पर्टिकुलर वेट कितना है। ठीक है, वेट हो गया, टाइम हो गया। उसी तरीके से हाइट, हाइट को भी हम लोग डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते। मतलब टेप से, मीटर टेप से हम लोग डायरेक्टली काउंट कर लेते हैं कि कितनी वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है या फिर वो क्या है। ठीक है, इतना समझा होगा। तो अभी यहाँ पर हमने देखा कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल और ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बीच का डिफरेंस देखा, उसे कैसे पहचानता है ये देखा। ठीक है, उसके नीचे के कॉलम में मैंने दोनों कॉलम में सेपरेटली क्या लिखा हुआ है, कंडीशंस फॉर फंक्शंस टू बी पीएमएफ, यानी कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की कंडीशंस लिखी हुई है, और साइड में कंडीशन फॉर फंक्शंस टू बी पीडीएफ लिखा हुआ है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है हम लोगों ने? लेफ्ट साइड में पीएमएफ की कंडीशन के अंदर समेशन यानी कि एडिशन होता है, पी आई यानी कि पी का मतलब प्रोबेबिलिटी होगा, आई का मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से आया हुआ नंबर। ठीक है, तो समेशन ऑफ पी आई, सारी प्रोबेबिलिटीज का एडिशन कितना होगा? 1 होगा। और राइट साइड में क्या लिखा हुआ है? कंडीशन फॉर फंक्शंस टू बी पीडीएफ के अंदर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स कितना लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। ठीक है, सेकेंड कंडीशन में क्या है? लेफ्ट साइड में हर एक प्रोबेबिलिटी जो भी आएगी वो क्या होगी? एक तो ग्रेटर देन 0 होगी या फिर इक्वल टू 0 चल सकता है। ठीक है, राइट साइड में क्या आएगा? पीडीएफ के अंदर एक फंक्शन आएगा, पी नहीं आएगा, फंक्शन आएगा, फंक्शन एफ, फंक्शन एक्स वेरिएबल से बना हुआ। वो कैसे मिलना चाहिए हमें? सेकंड कंडीशन में ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 मिलना चाहिए। ठीक है, उसके नीचे के पॉइंट में देखो क्या लिखा हुआ है। लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है सी डी एफ, कैपिटल सी डी एफ, जो कि हमेशा कैपिटल एफ ऑफ एक्स से ही डिनोट होता है। लेफ्ट साइड में उसकी वैल्यू होगी पी ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू स्मॉल एक्स। ठीक है, ये स्मॉल एक्स का मतलब होता है रैंडम वेरिएबल जिसकी वैल्यू बदलेगी। और राइट साइड में वही क्या लिखा हुआ है? सी डी एफ यानी कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कैपिटल एफ ऑफ एक्स से ही डिनोट होता है, वो स्मॉल एफ से डिनोट नहीं करेंगे। इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से लेकर ऊपर अपर लिमिट में लिखा हुआ है एक्स, स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स पीडीएफ के अंदर आया हुआ फंक्शन होता है। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। इसको कैसे यूज़ करते हैं? अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो प्रॉब्लम के अंदर ये वाला कंसेप्ट आपको अच्छी तरीके से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके नीचे के पॉइंट में लिखा हुआ है हमने मीन, ई ऑफ एक्स, म्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये सारे एक ही वर्ड के लिए, मतलब एक जैसे ये वर्ड है, अलग अलग ये वर्ड्स है लेकिन इसका मीनिंग एक ही लिया जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू को डिनोट किया जाता है ई ब्रैकेट के अंदर कैपिटल एक्स देकर, जिसका कैलकुलेशन फॉर्मूला होगा समेशन पी आई एक्स आई। पी जहाँ पर भी आता है वो क्या होगा? आपका पी एम एफ वाला पार्ट होगा। जहाँ पर भी आपको कैपिटल पी या फिर प्रोबेबिलिटी दिखता है तो उसको, इसका मतलब क्या लेना है आपको? वो पी एम एफ के साथ रिलेटेड वाला पार्ट है। पी एम एफ यानी कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के साथ आया हुआ पार्ट होगा। ठीक है, यही मीन, एक्सपेक्टेड वैल्यू एक्स और ई ऑफ एक्स। राइट साइड में क्या लिखा हुआ है हमने? ई ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, जस्ट फॉर्मूला याद रखो, एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रल लिमिट माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी। उसके नीचे हमने लिखा हुआ है वेरिएंस, उसे डिनोट किया जाएगा सिग्मा एक्स ऐसा सबस्क्रिप्ट में स्क्वायर। ठीक है, राइट साइड में भी वही लिखा हुआ है। लेफ्ट ये देखो, ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है। वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन उनका कैलकुलेशन फॉर्मूला दोनों केस में अलग अलग है, पीडीएफ में अलग है, पीएमएफ में अलग है। ठीक है, पीएमएफ में क्या लिखा हुआ है? वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन
पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ पी आई एक्स आई ब्रैकेट के अंदर उसका होल स्क्वायर। ठीक है, राइट साइड में क्या दिख रहा है लिखा हुआ, वेरियंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी लेकर इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ ये इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी लेकर इन्फिनिटी एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज होल स्क्वायर। ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है वो क्या दिख रहा है आपको ऊपर वाले स्टेप से, एक्सपेक्टेड वैल्यू का ही फॉर्मूला है ना लिखा हुआ। ठीक है, इतना समझा होगा। तो ये फॉर्मूले को आप लोग फिर से नोटिस कर लो, एक बार चेक कर लो, यही फॉर्मूले हमें आगे जाके यूज़ करने होते हैं। और ये पेज इंपॉर्टेंट पेज है। ठीक है, ये जो भी यहाँ पर मैंने इस पेज पे लिखा हुआ है उस कंसेप्ट के ऊपर एग्जाम में एक आध क्वेश्चन आने के चांसेस है ही है। ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन कंपल्सरी आएगा ही आएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला देख लो पीएमएफ के केस में, ई ऑफ एक्स समेशन पी आई एक्स है। ठीक है, और सीडीएफ का फॉर्मूला कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है। वेरिएंस का फॉर्मूला फिर से एक बार नोटिस करना, समेशन पी आई एक्स आई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ पी आई एक्स आई का होल स्क्वायर। और कंडीशन क्या थी, फॉर फंक्शंस टू बी पी एम एफ समेशन पी आई इक्वल टू 0 और ये पी आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, आई का मतलब क्या रहेगा, ये पहला प्रोबेबिलिटी, दूसरा प्रोबेबिलिटी, तीसरा प्रोबेबिलिटी, इस तरीके से वो आई वैरी करेंगे। ठीक है, उसके लिए वो आई लिखा हुआ था हमने। ठीक है, इसके बाद अभी सेम कंसेप्ट के ऊपर हम लोग कुछ फॉर्मूले मतलब प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, फॉर्मूले नहीं प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। शुरुआत में हम लोग पी एम एफ इस फंक्शन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, उसके बाद हम लोग पी डी एफ इस फंक्शन के ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे। दोनों में से एक कंसेप्ट का प्रॉब्लम आपको एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, अ रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ द प्रोबेबिलिटी दिस हैज़ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखा हुआ है। यहाँ पर मास या फिर डेंसिटी ये वर्ड नहीं है, यानी कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये नहीं दिख रहा है हमें। ठीक है, लेकिन वो पहचाना भी बहुत सिंपल होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था। जहाँ पर भी आपको पी यानी कि प्रोबेबिलिटी ये वर्ड दिखता है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, पी ये वर्ड आपको पीडीएफ यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के अंदर नहीं आएगा, वहाँ पर आपको लिख कर आएगा एफ स्मॉल एफ और एक्स, एफ ऑफ एक्स से बना हुआ कुछ फंक्शन आएगा। ऐसा अगर केस होता है तो वो पीडीएफ का रहेगा, भले वहाँ पर डेंसिटी वर्ड नहीं होगा। आपको समझना है कि वो पीडीएफ का ही प्रॉब्लम होगा। यहाँ पर आपको पी दिख रहा है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में पी का एक पूरा रो दिख रहा है, इसका मतलब ये किसका प्रॉब्लम, ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो देखो ये हो गया अपना क्वेश्चन। एक्स क्या है, रैंडम वेरिएबल है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर रैंडम वेरिएबल कभी भी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी उसके नीचे वाला रो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, इतना याद रखना। तो इस क्वेश्चन में पहला रो है रैंडम वेरिएबल का, दूसरा रो है उसके पर्टिकुलर मतलब प्रोबेबिलिटी का, जिसमें के इज़ द अननोन। तो हमें सबसे पहले फाइंड में क्या पूछा है, के का वैल्यू फाइंड आउट करो। उसके बाद पी ऑफ एक्स लेस देन 5, पी यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 5 ये पूछा। और उसके आगे फोर्थ वाले पार्ट पी ऑफ पी का मतलब प्रोबेबिलिटी, ब्रैकेट ऊपर लिखा हुआ है एक्स लेस देन 5, नीचे लिखा हुआ है 2 लेस देन एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 6, लास्ट वाला पार्ट फिफ्थ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 4 अपॉन में 3 लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, ये अलग अलग प्रोबेबिलिटीज हमें निकालनी है के की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ये दिया हुआ फंक्शन या फिर प्रॉब्लम किसका है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन का है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें पी दिख रहा है इसके कारण। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, बाय कंडीशन फॉर फंक्शंस टू बी पी एम एफ। ठीक है, तो वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, बाय कंडीशन फॉर फंक्शन टू बी पी एम एफ। कंडीशन क्या होती है, सारी प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 होती है, या फिर सब प्रोबेबिलिटीज का एडिशन कितना होता है, 1 होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, समेशन ऑफ पी आई, सारी प्रोबेबिलिटीज का एडिशन कितना होता है, 1 होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, ये एंड पी आई क्या होता है, हर एक पी आई कैसे होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। वो दोनों कंडीशन मैंने लिख दी। ठीक है, इतना करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये जो भी अलग अलग प्रोबेबिलिटीज दिख रही है ना, हम उन सब का एडिशन कर देना। देखो के प्लस 2k कितना होगा, 3k होगा, 3k प्लस 3k 6k होगा, 6k प्लस और के का ये है ना के 7k हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में मैं क्या लिखता हूँ, ये 7k लिखा प्लस किया। ठीक है, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 2k स्क्वायर, 2k स्क्वायर, ये 2k स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4k स्क्वायर, 4 और ये 4 8, तो ये प्लस 8k स्क्वायर लिखा इज इक्वल टू कितना होने वाला है, ये राइट साइड में 1 होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, वो क्या होगा, 8k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है। यहाँ से के की 2 वैल्यू आएगी, लेकिन के की वैल्यू अगर 2 आएगी उसमें से हमें प्लस वाली ही वैल्यू लेनी है। क्यों, बिकॉज के स्टैंड्स फॉर प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। देखो यहाँ पर के की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, अगर वो नेगेटिव होती है तो प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो हमें लास्ट में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है इन टर्म्स ऑफ के, उनमें से अगर के नेगेटिव होता है तो उसको डिस्कार्ड करना होगा। ठीक है,
वैसे तो हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, स्कूल में हमने सीखा हुआ है, लेकिन मैंने इसको डायरेक्टली कैलसी से ही कर देता हूँ। तो ये पॉलीमिल है, पॉलीमिल में डिग्री कितनी है 2 है, तो देखो के स्क्वायर का कोफिशिएंट रहेगा 8, 8 के बाद मुझे देना है के का कोफिशिएंट दैट इज़ 7, उसके बाद कांस्टेंट -1, ठीक है, कांस्टेंट में लेना है -1 इक्वल टू 0 ऑटोमेटिक होता है। के की वैल्यू क्या मिली हमें 1/8, दूसरी क्या मिली -1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा के इज इक्वल टू 1/8 लिखा, साइड में -1, सिंस क्या लिखा नीचे के कांट बी इक्वल टू -1, ठीक है, के कांट बी इक्वल टू -1, देयरफॉर के इक्वल टू कितना लिखोगे 1/8। तो के की वैल्यू 1/8 लेने के बाद आपको ये टेबल फिर से बना देना है, या फिर के की वैल्यू सिर्फ माइंड में इतनी याद रखनी है 1/8 है इतना, ठीक है। वो टेबल फिर से ड्रॉ नहीं किया तो भी चलेगा। तो फाइंड के अंदर जो के पहला पार्ट था के का वैल्यू फाइंड आउट करो, वो तो हमने कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर उसको मैं बॉक्स कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, पी ऑफ एक्स लेस देन 5, क्या लिखना है मुझे पी ऑफ, वो लिख देता हूँ ये सेकेंड वाला पार्ट, पी ऑफ एक्स लेस देन 5। रैंडम वेरिएबल सारे एक्स हमें लेने हैं, कैसे, जिनकी वैल्यू 5 से कम है। तो रैंडम वेरिएबल जिनकी वैल्यू 5 से कम है वो कौन से दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, देखो 1 2 3 4, 5 से कम चाहिए, 5 इक्वल टू में नहीं था तो 1 2 3 4 ही लिखेंगे। तो वो कैसे लिखूंगा मैं यहाँ पर, पी ऑफ 1 प्लस पी ऑफ 2 प्लस पी ऑफ 3, एडिशन देखे ही लिखना है उनको, 1 रैंडम वेरिएबल, 2 रैंडम वेरिएबल, 3 रैंडम वेरिएबल, और ये फोर्थ वाला भी होगा। ये चारों के चारों कैसे 5 से कम है ना। पी ऑफ 1 होने पर रैंडम वेरिएबल, देखो रैंडम वेरिएबल 1 होने पर प्रोबेबिलिटी कितना होगा, रैंडम वेरिएबल 1 होने पर प्रोबेबिलिटी कितना होगा, के विच मीन्स 1/8, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/8 लिखेंगे, प्लस रैंडम वेरिएबल 2 होने पर प्रोबेबिलिटी कितनी लिखनी है, 2 होने पर 2k मतलब के का वैल्यू 1/8 था, तो यानी कि 2k यानी कि कितना होगा 2/8। 2/8 को हम लोग 1/4 लिख सकते हैं, लेकिन मत करो, ये बेस सेम होने पर एडिशन करने में हमें ईजी जाएगा, ठीक है। प्लस पी ऑफ 3 देखो कितना लिख सकता हूँ मैं 3/8, तो यहाँ से क्या लिखना था मुझे 3/8 लिखा, प्लस पी ऑफ 4 कितना दिख रहा है हमें 1, मतलब ये क्या हो कि अगर 1/8 है तो उसका स्क्वायर यानी कि 1/64 लिख दूंगा, क्या लिखूंगा 1/8 का स्क्वायर कितना होगा 64, तो ये बन जाएगा 1/64, ठीक है। इसको हम लोग कैलसी से सॉल्व कर लेंगे तो वो हमें आंसर मिल जाएगा किसका, पी ऑफ एक्स लेस देन 5 का, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो तो वो कैलसी से मैं सॉल्व कर लेता हूँ। देखो उसका वैल्यू कितना आया सॉल्व करने पर 49/64, ठीक है। तो उसे लिख देता हूँ मैं, ये 49/64 कौन सा वाला पार्ट हो गया अपना, सेकेंड वाला पार्ट हो गया। इसके बाद अभी हम लोग थर्ड वाला पार्ट करेंगे। थर्ड वाले पार्ट में क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है देखो, एक्स ग्रेटर देन 5, ठीक है, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 5, एक्चुअली ये तीसरा वाला पार्ट लिख रहा हूँ मैं, पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 5, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल 5 से ज़्यादा कौन सा वैल्यू आएगा, 5 से ज़्यादा 6 और 7 ही आएगा ना। तो हमें क्या लिख देना है 6 और 7 लिखेंगे यहाँ पर, पी ऑफ 6 लिखा प्लस पी ऑफ 7 लिखा। ये जो पी ऑफ 6 लिख रहा हूँ ना मैं उसका ऐसे भी लिख सकता हूँ, पी ऑफ ब्रैकेट के अंदर एक्स इज इक्वल टू 6 प्लस पी ऑफ ब्रैकेट के अंदर एक्स इज इक्वल टू 7, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में ये ऐसा लिखा तो भी चलेगा, ठीक है। तो पी ऑफ 6 पे रैंडम वेरिएबल 6 होने पर हमें प्रोबेबिलिटी कितनी मिलेगी, के की वैल्यू कितनी है 1/8, के की वैल्यू 1/2, उसका के स्क्वायर तो 1/64, 2/64 बनेगा। यहाँ पर कितना बनेगा 2/64 लिख दिया, प्लस राइट साइड में 7 के लिए 4/64 आएगा, ठीक है, 4/64। तो यहाँ पे लिखूंगा 4/64, फाइनल आंसर कितना होगा 6/64 होगा। बेस सेम होता है तो पावर का एडिशन किया जाता है ना, तो बेस सेम है वो पावर का मतलब सॉरी न्यूमरेटर वाले पार्ट का एडिशन किया जाता है, 2 + 4 6, 6/64, 2 सिंप्लीफाई करने पर यानी कि 2 कैंसिल करने पर ऊपर कितना आएगा 3, नीचे कितना आएगा 32, ये है उस आपका फाइनल आंसर। इसके पीछे अगर चाहते तो हम लोग इसको फिर से लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 5, ठीक है। अभी अपने पास 2 ही पार्ट निकालने हैं, फोर्थ और फिफ्थ, तो ये फोर्थ पार्ट के लिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, पी ऑफ फोर्थ पार्ट में क्या पूछा होता है देखो आपको, एक्स लेस देन 5, एक्स की वैल्यू कैसी चाहिए लेस देन 5 चाहिए, ठीक है, अपॉन में, और ये क्या है 2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6, 2 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 6, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है ना, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर और उसका प्रोबेबिलिटी, इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो आपको क्या करना होता है, ये पी तो लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग ब्रैकेट दोगे या फिर ऊपर पी लिखोगे, ब्रैकेट के अंदर इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, वो क्या है एक्स लेस देन 5 इंटरसेक्शन विथ, इसको एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ और इसको एक ब्रैकेट में लिख देता हूँ, 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 6, उसको एक ब्रैकेट में लिखा,
ये अपॉन वाला लाइन थोड़ा सा अपॉन में क्या रहेगा, सिर्फ नीचे वाला पार्ट होगा, ठीक है। दैट इज़ पी ऑफ 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। आया समझ में? ये यहाँ पर मुझे इधर स्क्वायर ब्रैकेट भी लगाना होगा ये न्यूमरेटर वाले पार्ट में, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट सेपरेट दिखाने के लिए, ठीक है। इज इक्वल टू मैंने लिखा, फिर से ये पी किया, पी के अंदर मैंने ब्रैकेट डाला, ये नीचे वाला लाइन, ठीक है। नीचे वाला पार्ट मुझे फिर से एज इट लिख देना है। लेकिन नीचे वाले पार्ट में कौन से रैंडम वेरिएबल हम लोग कंसीडर करेंगे बताओ। देखो x की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा, और x की वैल्यू 6 को पकड़ कर, और या फिर 6 के कम। क्या है, x लेस देन इक्वल टू 6 है ना, यानी कि 6 की वैल्यू यहाँ पर x की वैल्यू 6 से ज़्यादा नहीं होगी। डिनोमिनेटर वाले पार्ट में क्या कह रहा हूँ मैं, x की वैल्यू 6 से ज़्यादा नहीं होगी और 2 से ज़्यादा होगी, क्योंकि ग्रेटर देन नहीं दिख रहा है ना। तो नीचे देखो आप लोग क्या लिखोगे, p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 4 प्लस p ऑफ 5 प्लस क्या करोगे, p ऑफ 6 को पकड़ना है ना, इक्वल टू बोला है इसके कारण। और ऊपर वाले पार्ट में ध्यान दो, ऊपर वाले पार्ट में रैंडम वेरिएबल कौन से आएंगे, x लेस देन 5 यानी कि 5 से कम बोला है, 5 से कम। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने सीखा है सेट्स के अंदर ये सिंबल देखा है आपने, इसका मतलब होता है कॉमन। तो x लेस देन 5 में और 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6 में कॉमन कौन से होंगे, 2 से बड़ा कौन सा होगा, 3 5 से छोटा है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिख सकते हो, p ऑफ 3 लिख सकते हो, प्लस, ठीक है, ब्रैकेट डाला, 4 2 से बड़ा है और 4 5 से भी कम है, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, p ऑफ 4 लिख दूंगा, ठीक है। 5 नहीं लिख सकता क्योंकि 5 से कम ही चाहिए ना, यहाँ पे भले 5 लेस देन 6 देता है, लेकिन ये क्या कह रहा है, 5 मतलब 5 लेस देन 5 नहीं होता ना, तो हम लोग यहाँ पर p ऑफ 5 नहीं लिख सकते, ठीक है। ये 3 और 4 ही आएंगे न्यूमरेटर में। तो इसके आगे लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में तो ये क्वेश्चन रहेगा फिर से एज इट इज़, p ऑफ x लेस देन 5, सेंटर लाइन ये 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट इक्वल टू डाला, p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 4, क्या लिखा है ये न्यूमरेटर में, p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 4 का जो भी प्रोबेबिलिटी होगा उसका एडिशन लिख देंगे हम लोग, p ऑफ 3 प्लस p ऑफ 4। देखो p ऑफ 3 कितना था, p ऑफ 3 कह रहा हूँ मैं, p ऑफ 3 कितना होगा, k का वैल्यू 1/8 था तो 3/8 होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, 3/8 प्लस p ऑफ 4 कितना दिख रहा है आपको, p ऑफ 4 के का वैल्यू 1/8 था, तो ये कितना हो जाएगा, 1/64 हो जाएगा। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, 1/64, समझे। p ऑफ 3 का वैल्यू कितना होगा, 3/8, तो यहाँ पे फिर से 3/8 लिखा, प्लस ये 1/64 कर दिया क्योंकि ये p ऑफ 4 है। देखो ये वाला p ऑफ 5 का वैल्यू कितना लिखोगे, 5 का वैल्यू 1/64 प्लस 1/8, क्या कहा, इसको कर देते p ऑफ 5 का वैल्यू 1 कैसे से कर देता हूँ, 1/64 प्लस 1/8, 1/8, ठीक है। तो वो आंसर कितना बनता है, देखो p ऑफ 5 का 9/64 बनता है, ठीक है। p ऑफ 5 का वैल्यू कितना होता है, 9/64, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा वो, प्लस 9/64 लिखा, और लास्ट वाला क्या दिख रहा है, p ऑफ 6 कितना होगा बताओ, k का वैल्यू 1/8 का स्क्वायर यानी कि 2/64 हो जाएगा, ठीक है। 2/64 लिख देंगे यहाँ पर, 2/64, ठीक है। अभी इन नंबर को कैलकुलेट करने पर हमें ये जो भी प्रोबेबिलिटी पूछा था उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। वो राइट साइड में ही लिख देता हूँ मैं, उसका आंसर आपको मिलेगा 25/36, ठीक है। देखो यहाँ पर कैलकुलेट किया हुआ है 25/36, तो वो आंसर लिख देता हूँ मैं। इसके आगे लास्ट वाला पार्ट था अपने पास, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा हुआ था आपको, p ऑफ x इज इक्वल टू 4, ऊपर देखो x इज इक्वल टू 4 ही दिख रहा है हमें, क्वेश्चन लिख लेता हूँ, p ऑफ x इज इक्वल टू 4 अपॉन में क्या है, 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। ये 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5 लिखा, इज यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, ये पूरा ब्रैकेट क्लोज होगा। आगे कैसे लिखेंगे, p, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, x इज इक्वल टू 4 इंटरसेक्शन विथ व्हाट, 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, इसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अभी ये सेंटर लाइन बड़ा सा आएगा और नीचे फिर से p लिखकर हमें डिनोमिनेटर वाला ही पार्ट लेना है, वो क्या है, 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, यहाँ पर राउंड ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, ये सेंटर लाइन पहले लगा देता हूँ मैं, ठीक है। नीचे वाले पार्ट बहुत सिंपल है, x का वैल्यू 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 5 के आगे नहीं जाएगा, 3 के पीछे नहीं जाएगा, तो p ऑफ 3 लिखेंगे प्लस p ऑफ 4 करेंगे प्लस p ऑफ क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, ठीक है। इतना समझ में आया होगा।
और न्यूमरेटर में वैल्यू क्या आगे देखो, x इज इक्वल टू 4 इंटरसेक्शन विथ 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। इनके अंदर सिर्फ क्या कॉमन आएगा, p ऑफ 4 ही कॉमन आएगा, ठीक है। और p ऑफ 4 देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ये 3 था, 4 था, ये 5 और 6 था, ये 4 था, तो उसका वैल्यू कितना है, ऊपर 1/64 लिखा, ठीक है। ये 3 4 5 का वैल्यू क्या लिख देंगे हम लोग, 3 4 5, यहाँ पे क्या 3/8 प्लस 1/64 प्लस कितना आएगा 9/64, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो अपना हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा, वो यहाँ पे लिख दूंगा इक्वल टू, ठीक है। ये पीछे क्या रहेगा, p ऑफ x इज इक्वल टू 4 अपॉन में क्या लिखोगे 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5 राउंड ब्रैकेट। इसका आंसर कैलकुलेट करने पर आपको मिलेगा 1/64, ठीक है। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ पर ये जो अपना क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, और रैंडम वेरिएबल टेक्स्ट वैल्यू 1 2 3 4, ये रैंडम वेरिएबल्स है टेक्स्ट वैल्यू सच दैट 2 टाइम्स ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू p ऑफ x इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू 4, ठीक है। लास्ट वाले केस में ये जो ब्रैकेट था यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है, ये ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पर ये डॉट होना चाहिए था, 5 डॉट p ऑफ x इज इक्वल टू 4। क्या पूछा क्वेश्चन में, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, पहला वाला कॉलम किसका दिखना चाहिए, रैंडम वेरिएबल का, और जो भी रैंडम वेरिएबल लिखे हो हम लोगों ने ऊपर वाले कॉलम में, उसके नीचे के कॉलम में हमें उनकी प्रोबेबिलिटी दिखनी चाहिए। ये होता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। साथ साथ में क्या पूछा है उन्होंने, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी पूछा है, जिसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, लेट, मैंने क्या लिखा, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 1 को हम लोग k मान लेते हैं। प्रोबेबिलिटी p ऑफ x इज इक्वल टू 1 है, जिससे हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, p ऑफ 1 भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू इसे मान लेता हूँ मैं k, ठीक है। तो p ऑफ 1 इक्वल टू मैंने कितना माना, इसे मैंने माना है k। तो p ऑफ सिर्फ इतना ही देखो, सिर्फ ये वाला पार्ट ही देखो जिसे मैं अंडरलाइन करके दिखा रहा हूँ ना हल्के में, तो उतना ही पार्ट देखो। p ऑफ 1 x इज इक्वल टू 1 हमने k माना, तो ये कितना बना 2k, 2k/3 क्या लिखा, ये 2k/3, 2k/3 ये वैल्यू किसकी होगी, p ऑफ 2 के लिए होगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, p ऑफ 2 कितना होगा, 2k/3 बनेगा, ठीक है। इतना समझा आपको। p ऑफ x इज इक्वल टू 1 कितना माना हमने, k माना, तो ये एक बार कितना हुआ 2k। इस 2k के नीचे हम लोग अगर 3 लगा देते तो क्या मिलेगा आपको, p ऑफ x इज इक्वल टू, p ऑफ x इज इक्वल टू 2 का ही मतलब क्या होता है, p ऑफ 2 होता है, जो कितना आ रहा है 2k/3 आ रहा है, ठीक है। एंड आगे लिख रहा हूँ मैं, अब ये मिडल वाला पार्ट मत देखना, क्या कह रहा हूँ मैं, ये p ऑफ x इज इक्वल टू 3 के साथ जो लिखा है उसको देखो ही नहीं, इसको इग्नोर करो, चलो इसको इग्नोर करो। क्या होगा ये तो 2k इक्वल टू क्या मिलेगा, p ऑफ x इज इक्वल टू 3, यानी कि p ऑफ 3 की वैल्यू हम लोग कितना लिखेंगे, सीधा सीधा 2k लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद अभी आप लोग इन दोनों को मत देखो, क्या कहा मैंने, इन दोनों को मत देखो, ये तो k है, 2k/5, 2k/5 कितना हो जाएगा, k इक्वल मतलब p ऑफ 4, तो यहाँ पर 4 लिखूंगा, वो कितना बन रहा है 2k/5 बन रहा है, ठीक है। ये किस लॉजिक से हम लोगों ने लिखा है वो मैंने यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग कैसा लिख सकते हैं, राइटिंग टेबल एज फॉलोज, राइटिंग टेबल एज फॉलोज, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने, राइटिंग टेबल एज फॉलोज। तो पहला रो किसका बनाओगे, रैंडम वेरिएबल का। रैंडम वेरिएबल में क्या क्या है, 1 2 3 और 4, ये 4 ही है। 1 पे प्रोबेबिलिटी कितनी आई है, k हमने ली हुई, 2 पे 2k/3, ठीक है। 3 पे कितनी मिली हमें बाय गिवन रिलेशन 2k, और 4 पे प्रोबेबिलिटी कितनी मिली हमें 2/5, साइड में k होगा, और यहाँ पर क्या लिखूंगा, p ऑफ x इज इक्वल टू ये स्मॉल x यानी कि ये ऊपर का बदलने वाला 1 2 3 4 का वैल्यू, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आपको p दिख रहा है, सीधा सीधा क्वेश्चन के अंदर ये p आया हुआ दिख रहा था। p जहाँ पे भी दिखता है तो वो किस टाइप का फंक्शन होता है, वो PMF ही होता है। PMF यानी कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ही होता है, ठीक है। तो PMF की कंडीशंस क्या होती है, जैसे कि हम लोग जानते हैं, सिंस समेशन PI इज इक्वल टू कैसा होता है, 1 होता है, एंड हर एक प्रोबेबिलिटी कैसी होती है, ग्रेटर देन 0 होती है, या फिर कोई प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0 चल सकती है, ठीक है। सारी प्रोबेबिलिटीज का एडिशन कितना होता है, 1 होता है। देयरफॉर मैं क्या कर सकता हूँ, ये k प्लस 2/3k प्लस ये 2k प्लस 2/5 k इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ, 1, ठीक है। यहाँ से हम लोग किसी कॉमन बाहर लिख सकते हैं k को, तो अंदर क्या रहेगा 1 प्लस 2/3 प्लस 2
प्लस 2/5 ये रहेगा ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू 1। तो ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं वो कितना आता है। वो वैल्यू हमें मिलेगी 61/15, ठीक है। तो ये 61/15 लिखा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 15/61 हो जाएगा, ठीक है। इसे एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना होगा, उन्होंने क्या बोला था, राइट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोला था ना। तो हम लोगों ने देखो ये रफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया था जिसके अंदर हम लोगों ने k का वैल्यू अज्यूम किया था, ठीक है। P(1) के लिए k और ये बाय अकॉर्डिंग गिवन कंडीशन ये आगे का वैल्यूज़ बनी थी। तो हम लोग इस स्टेप में अगेन राइटिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखते वक्त क्या करना होगा, k जो आया है k का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट देना होगा हर जगह पे। तो हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर मिलेगा राइटिंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, अगेन राइटिंग टेबल एज फॉलोज, ठीक है। अगेन राइटिंग टेबल एज फॉलोज हमें लिखना है। फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, सॉरी कॉलम कह रहा हूँ मैं, फर्स्ट रो में क्या लिखोगे, सेम रैंडम वेरिएबल आपको नंबर करने हैं 1 2 3 4, 1 साइड में 2, उसके साइड में 3 और उसके साइड में 4, ठीक है। नीचे उनकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये स्मॉल एक्स लिखा, स्मॉल एक्स यानी कि ये पहला 1 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इस तरीके से, ठीक है। तो उसके नीचे भी एक लाइन लगा देता हूँ। देखो 1 के लिए सीधा सीधा हमने क्या लिखा था, k लिखा था और k कितना आया था 15/61। तो हमें यहाँ पे सिंपली क्या लिख देना है, 15/61 लिख देना है, ठीक है। रैंडम वेरिएबल 2 होने पर क्या दिख रहा है हमें, 2k/3 दिख रहा है। तो 2k/3 कर देता हूँ, यहाँ पर 2/3 कर दिया, इंटू कितना करना था, 15/61 करना था, इंटू 15/61 करना था, ठीक है। तो वैल्यू कितनी हो रही है देखो, 10/61। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 10/61 लिखेंगे रैंडम वेरिएबल 2 के लिए। रैंडम वेरिएबल 3 पे वैल्यू क्या लिखनी होगी, 2k दिख रहा है, क्या दिख रहा है वो 2k। तो 2k में कैसे लिखेंगे हम लोग, 30, देखो ये सिर्फ मुझे अपॉन का 2 मिटा देना ना इधर। 2k वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 30/61। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप लोग, 30/61 लिख दोगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, 30/61 लिखा होगा, ठीक है। रैंडम वेरिएबल 4 होने पर हमें क्या लिखना होगा, 2/5 इंटू k, ठीक है। तो 2/5 देखो यहाँ पर मुझे फॉर्म में 5 लगा देना है, 2/5 इंटू k करने पर वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, 6/61। तो यहाँ पे अब क्या लिख देंगे, 6/61 लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया अपना काम, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बन गया। इसी को कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ऊपर फर्स्ट रो होता है रैंडम वेरिएबल का, उसके नीचे हर एक रैंडम वेरिएबल के ऊपर जो भी प्रोबेबिलिटी आती है वो हमें लिखनी होती है। इसी को कहा जाता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसी के साथ हम लोग कॉलम में CDF लिख देंगे। CDF डिनोट किया जाता है कैपिटल F से, ब्रैकेट के अंदर x आएगा, x यानी कि रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू स्मॉल x लिख सकता था लेकिन नहीं लिखा, चलेगा, ठीक है। देखो पहला रैंडम वेरिएबल कितना दिख रहा है आपको, 1। तो जो CDF लिखते हो पहला जो रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी वो एज इट इज लिखो, 15/61 आपने एज इट इज लिखा। इसके बाद क्या करोगे, ये जो रैंडम वेरिएबल 2 पे प्रोबेबिलिटी कितनी दिख रही है आपको, 10/61। इस 10/61 में आपको ये पिछला वाला ऐड करना है, 10/61 में ये पिछला वाला ऐड करना है। तो रिजल्ट कितना होगा, 15 + 10 25/61, ठीक है। रैंडम वेरिएबल 3 पे CDF कितना होगा, क्या कह रहा हूँ मैं, रैंडम वेरिएबल 3 पे CDF कितना होगा, इस 30 में हमें ये 25 ऐड करना है, इस 30 में ये 25 ऐड करने पर रिजल्ट कितना होगा, 55/61 होगा। और रैंडम वेरिएबल 4 पे CDF वैल्यू कितनी होगी, इस 6 में मुझे ये 55 ऐड करना है, 55 + 6 कितना होता है, 61, 61/61 कितना होगा, 1। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग 1 लिख देंगे, ठीक है। तो ये जो लास्ट का रो हमने बनाया वो किसके लिए बन रहा है, CDF ऑफ मतलब जो PMF था उसके लिए बन रहा है, यानी कि क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का आंसर हमें मिल गया यहाँ पर। आज के लेक्चर में हम लोगों ने PMF इस कंसेप्ट के ऊपर 2 ही प्रॉब्लम देखे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग PMF इस कंसेप्ट के ऊपर और 2 प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। इन 4 में से एक आध प्रॉब्लम, 4 में से या फिर 4 में से जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उस टाइप का एक आध एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे, या फिर PDF के जो हम लोग करेंगे उसमें से एग्जाम में आने का चांसेस हो सकता है, ठीक है। ईजी कंसेप्ट ये बहुत, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे हम लोग कहा जाते कहते हैं PMF कहते हैं, ठीक है। और जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे कहते हैं हम लोग, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को कहा जाएगा PDF कहा जाएगा, ठीक है। इसका मतलब उनके साथ जो रैंडम वेरिएबल होता है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होता है और उसके क्वेश्चन में फंक्शन लिख कर आएगा हमेशा। और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन के अंदर आपको P दिखाई देगा, P दिखाई देता है मतलब वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन होता है, ठीक है।
तो अभी के लिए हम लोग ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर किसी कंसेप्ट में डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, इन्फॉर्मेटिव लगते हैं, तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करना, ठीक है। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेमेस्टर 4 के आपको दूसरे टॉपिक के भी यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जैसे कि आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, लीनियर प्रोग्रामिंग का भी कोई वीडियोज़ आपको यहाँ पर कई सारे मिल जाएंगे। सिंप्लेक्स मेथड यहाँ पर डाला हुआ है, बिग एम मेथड भी यहाँ पर किया हुआ है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन टॉपिक मिल जाएगा आपको यहाँ पर, और बाकी के टॉपिक का भी प्लेलिस्ट यहाँ पर धीरे धीरे ऐड होते जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए ये लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।